हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाराशर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो कि है हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए और साथ ही साथ में आपके 10th बोर्ड में है ना 90% से अबव आए। चलो, इस नए साल में हम है ना जो अपना क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं एज अ रिवीजन के तौर पे। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी ग्रुप में जो कि है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जिसका नाम है लेट्स फील आर्मी। तो उस पर जाइएगा और टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर नोट्स को आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसको हम तीन तरह से पढ़ेंगे। तीन तरह से कैसे पढ़ेंगे इसको हम देखेंगे कि है ना किस तरह के मतलब हम जानेंगे कि इसमें है ना कौन कौन सी एजेस को कौन कौन से एरास को हम पढ़ेंगे। ये बात याद रखना, हम है ना प्रिंट कल्चर को एज अ वर्ल्ड पढ़ेंगे फिर एज अ इंडिया पढ़ेंगे, दो तरह से। ठीक है, एज अ वर्ल्ड पढ़ेंगे एज अ इंडिया पढ़ेंगे। फिर हम प्रिंट कल्चर को कैसे पढ़ेंगे, फिर हम प्रिंट कल्चर पे ये देखेंगे कि जब प्रिंट कल्चर आया नहीं था तब कैसा हाल था। मतलब कि प्रिंट कल्चर जब है ना एक तरह से नहीं था या फिर कहा जाए तो इसमें नहीं था कि तो बात ही नहीं है। हम तो सीधे इसमें देखेंगे कि प्रिंट कल्चर जब स्टार्ट हुआ था तो ये कहाँ पे था, फिर प्रिंट कल्चर कैसे है ना मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर हम लास्ट देखेंगे कि प्रिंट कल्चर जब है ना और जगह पर ऐसे मूव करता है तो उसमें क्या क्या तरह के इन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट कल्चर का एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। मैंने आपको हर बार कहा है कि हर एक चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट डिपेंड द दैट स्टार्टिंग पॉइंट सेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द थिंग। मतलब उस चीज की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करता है वही स्टार्टिंग पॉइंट। अब प्रिंट कल्चर का स्टार्टिंग पॉइंट था 576 एडी में, मतलब 576 ईस्वी में प्रिंट कल्चर आया था पहली बार चाइना के अंदर। चाइना में है ना इस प्रिंट कल्चर को अलाउ किया गया था। अब हम दो तरह से देखेंगे, पहला चाइना को देखेंगे फिर इंडिया के देखेंगे कि इंडिया में है ना कैसे आया था। इंडिया में मतलब किस तरह के लिखे जाते थे ग्रुप्स, ठीक है, किस तरह के ऐसे वेद या फिर कहा जाए तो और सारी चीजें किस तरह से लिखी जाती थी, ये सारी चीजें हम इसमें अभी देखेंगे। तो देखिए, जो चाइना की बुक्स थी ना, चाइना की बुक्स का नाम था एकॉर्डियम बुक्स। जैसे एक लकड़ी की एक प्लेट है, ठीक है, एक वुडन प्लेट है, उस पर खरोच खरोच के है ना कोई भी सिंबल दे दो, कुछ भी है ना लिख देते थे चाइनीज अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में। और उसको है ना फिर उस पर इंक स्प्रेड कर देते थे, इंक को फैला देते थे। अब इंक उस पर फैल गई मतलब कि जो इस खरोचने की वजह से जो है ना सिंबल या फिर जो भी लिखा है उस पर उसमें इंक चली जाएगी। अब उस पर इंक चली गई ना तो एक पेपर लेकर उस पर उल्टा रख देते थे पेपर को, और जैसे ही है ना वो ढंग से रख देते थे तो अपोज ऐसे उल्टा कर देते थे, स्पीड में उल्टा कर देते थे। जो तो इस वजह से ना जो भी इंक होती थी जो उस लकड़ी के प्लेट पर है वो इंक है ना पेपर पे चली जाती थी और पेपर पे छप जाती थी। तो इस तरह से है ना प्रिंट कल्चर को अपनाया गया था चाइना के अंदर। ये एकॉर्डियम बुक कहा जाता था चाइना में इसको। अब पेपर में जो छवि थी मतलब प्लेट पे जो थी वो सेम पेपर में छप के आ गई। ऐसे ही इंडिया में जब है ना स्क्रिप्ट से चालू हुई थी, मतलब ये प्रिंट कल्चर स्टार्ट किया गया था जो कि 576 एडी में नहीं था, उसके बाद था, बाद में स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे कैसे था, वहां पे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था उनको। मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या था, जैसे कि एक पाम लीफ होती है, पाम की पत्तियां होते हैं, उन पर खरोच कर है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं पत्तियां, इसलिए है ना उनको खरोच कर बहुत धीरे धीरे से बहुत अच्छे से प्यार से सेंसिटिव होते हैं ना तो अच्छे से लिखते थे उस पर ही। फिर जब वो लिख देते थे ना तो उस पर इंक को स्प्रेड कर दिया जाता और इंक फैलाने के बाद उस इंक को ऐसे साफ कर दिया जाता था। तो जो लिखने की वजह से जो वहां पे है ना ऐसे लिखा था ना उसमें ऐसे गैप हो जाता, छेद हो जाते, तो उस पर जब इंक गिरती थी तो है ना ऐसे वो लिखा लिखा सा दिखता था कि है ना यहाँ पे इंक गिरी है, मतलब ये है ना लिखा गया है पेपर पे। ठीक है ना, समझे। तो ऐसे है ना भारत के अंदर प्रिंट को लाया गया, प्रिंट को यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट के तौर पे। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को देखते हैं कि जो भारत था उसमें पाम लीफ का यूज किया गया और चाइना में किया गया वुडन ब्लॉक का यूज।
अब है ना बहुत समय तक चाइना इस पर है ना अकेला राज करता रहा, इस चीज पर, किस पर, प्रिंटिंग प्रेस पर, प्रिंटिंग कल्चर पर। 576 एडी की बात कर रहा हूं मैं अभी। इस वक्त तक है ना कई सारी अमीर औरतें और अपनी पोएट्रीज लिखती भी थी और बोलती भी थी, पढ़ती भी थी। और कई सारे स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस जो कि है ना इतिहास को लिखते हैं, वो है ना अपनी बातों को इतिहास के पन्नों पर लिख कर छोड़ देते थे। आपने पढ़ी होगी इंडिगो, ठीक है ना। इंडिगो जो बुक है चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त की आई हुई है। कैसे वो सब कैसे लिखते थे, सेम प्रोसेस उनकी होती थी। उन्होंने बुक्स लिखी और बुक को लिख कर है ना छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे चंद्रगुप्त मौर्य तो है ना 576 एडी से पहले थे, तो हाँ पहले थे, लेकिन उस वक्त जो इंडिगो बुक थी वो भी तो है ना ऐसा नहीं था कि है ना वो इसे मतलब इस तरह से प्रिंटिंग कल्चर से लिखी जाए। उस वक्त में है ना स्कल्पचर्स होते थे, कई सारी ऐसी चीजें होती थी जिस पे लिखा जाता था, जैसे कि लोहे के प्लेट पर, जैसे कि पत्थरों पर। तो इस तरह से इंडिको भी लिखी गई, इंडिका भी लिखी गई, और इंडिका लिखी गई। फिर वो है ना किसी ने एक एक मेन एक है ना मूवेबल थिंग में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा प्रिंट कर दी, और वही हम बुक्स को जानते हैं, उसी बुक को जानते हैं। इस वक्त तक है ना जो चाइना था एक ग्रेट सेंटर बन चुका था प्रिंटिंग कल्चर का। और संघाई, संघाई जो स्टेट है, जैसे कि हमारे भारत की दिल्ली है ना, ऐसे ही आज भी कहा जाए तो चाइना की संघाई स्टेट है ना उसकी कैपिटल है। तो संघाई में है ना आज भी, इस वक्त भी संघाई में, मतलब उस वक्त भी संघाई में है ना ये प्रिंट कल्चर का इतना ज्यादा डिमांड हो चुकी थी कि प्रिंट कल्चर सिर्फ संघाई के नाम पे जानने जाना, मतलब ऐसे जानने लगे लोग कि है ना संघाई एक ऐसी है जहाँ पे प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, एक तरह से हब बना दिया संघाई को। अब प्रिंट कल्चर स्प्रेड कैसे हुआ था, फैला कैसे था, हमने पढ़ लिया प्रिंट कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था तब की बात। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर फैला कैसे था। प्रिंट कल्चर कुछ इस तरह से फैला था कि जब जापान के लोग थे जो कि है ना बुद्धिस्ट मिशनरीज को मानते थे, मतलब कि बुद्ध को मानते थे बुद्ध को जापान के लोग भी। चाइना, चाइना भी बुद्ध को मानती है। तो जापान के लोग बुद्ध को मानते हैं, चाइना बुद्ध को मानती है। तो इस वजह से जो जापान के मिशनरीज हैं जो बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध की आराधना करते हैं, वो सब भी तो चाइना में जाएंगे, वो सब चाइना में जाएंगे। तो उनके साथ कुछ भक्त भी जाएंगे, वो भक्त जाते थे चाइना में। अब ऐसे में है चाइना की जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, वो जापान वालों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जापान वालों ने सोचा कि है ना जो बुद्ध की स्मृति है, बुद्ध की जो बातें हैं वो हम भूल ना जाएं, इसलिए ये सारी बातें हमें भी लिख लेनी चाहिए, प्रिंट कर लेनी चाहिए। कहाँ पर, बुक्स में। तो इसलिए है ना चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग कल्चर था उसको एडॉप्ट किया जापान ने 1768 और 70 तक, 1768 से 70 तक अच्छे से 2 साल में सीखा। और सीख कर उस प्रिंटिंग कल्चर को देखकर 868 में एक पुरानी बुक लिखी गई जिसका कि नाम था डायमंड सूत्र। इस डायमंड सूत्र बुक में है ना, जापानीज में लिखी गई थी। इस डायमंड सूत्र बुक में है ना बुद्ध के बारे में कई सारी बातें लिखी थी, कई सारी बातें लिखी गई थी कि बुद्ध क्या सोचते थे, बुद्ध की क्या इच्छाएं थी, बुद्ध कहाँ से आए थे, कैसा था। जैसे कि हमारे रामचरित्र मानस है, हमारे रामायण है, हमारे भगवत गीता है, हमारे महाभारत है, हमारे शिव पुराण है। तो इस तरह से ही उसमें हमें सारी हिस्ट्री पता चलती है ना। ऐसे ही डायमंड सूत्रा में जापानीज ने लिखा था महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। जापानीज सिर्फ पेपर पे लिखकर शांत नहीं थे, जापानीज मतलब जापानीज है ना कुछ पिक्चर्स बनाते थे जो कि वो कपड़ों पे छापते थे, प्लेन कार्ड्स पे छापते थे, पेपर मनी पे लिखते थे, छापते थे। ये सारी चीज जापानीज करते थे। पोइट्स थे ना, वो अपनी स्टोरीज को लिखते थे, पोइट्स या फिर राइटर अपनी स्टोरीज को, अपनी पोएम को लिखते थे। और इस तरह से ये जो प्रिंटिंग था ना ये थोड़ा चीप होने लगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ये। इस वक्त में है ना विजुअल मटेरियल भी बनाने लगे ये लोग, मतलब कि पिक्चरें बनाने लगे, चित्र बनाने लगे। आप देख रहे हैं ये जो इमेज है ना, ये नीचे ये वाली, ये डायमंड सूत्र की एक पेज है, डायमंड सूत्र का। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि है ना डायमंड सूत्र का ये इमेज
इसमें हम साफ-साफ देख रहे हैं कि जो मिशनरीज़ हैं ना, मतलब जब वो जापान में वापस आए कल्चर को सीख कर 1768 से 1770 तक सीख कर वापस आए और 868 में डायमंड सूत्र लिखी, तो उसमें उन्होंने पिक्चर बनाई बुद्ध की और साथ ही साथ में कई सारी बातें लिखी। ठीक है? इसके बाद हम देख लिया हम जापान में कैसे फैली। अब हम देखते हैं यूरोप में कैसे फैला। यूरोप का एक इंसान है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना, मतलब एक इमेज देख रहे हैं, ये है मार्को पोलो। मार्को पोलो 1295 एडी में चाइना विजिट करते हैं। इनका सपना था कि ये पूरी दुनिया का भ्रमण करें, संसार भ्रमण का इनका सपना था। तो ये है ना घूमते ही रहते थे, कभी एक जगह पर ये टिके नहीं थे। यूरोपियन, इसलिए माइंड इनका है ना एक तरह से ट्रेडर का भी था। 1295 एडी में जब ये मार्को पोलो चाइना पहुंचे, तो चाइना पहुंचकर उनको मार्को पोलो को है ना चाइनीज की हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ना, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि उन्होंने कहा ये ज्ञान तुम हमसे छुपा लोगे? ऐसा तो हो सकता नहीं, हम यही सीखेंगे और अपने चाइना में पहुंचाएंगे, मतलब अपने यूरोप में पहुंचाएंगे। इस सोच के साथ इन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखी और जा पहुंचे इटली। इटली चले गए और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सारे इटली के लोगों को बता दिया। इस तरह से यूरोपियंस भी इस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जानने लगे। फिर क्या हुआ, यूरोपियंस ने सोचा ऐसे हम है ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे, कि जो लोग हैं जो घर पे बैठे होते हैं, कुछ लग्जरियस ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो जैसे अमीर औरतें वगैरह, तो उनको क्या काम होता है, वो तो कुछ काम ही नहीं होता उनके लिए, तो वो ऐसे में है ना इन बुक्स को पढ़ सके। इस वजह से काफी सारी स्टोरीज लिखी जाती थी, नोवेल्स लिखी जाती थी और ऐसे पोएम्स लिखी जाती थी। तो यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी लग्जरियस एडिशंस छापे और वो एडिशंस है ना प्रिंट कर दिए गए। ठीक है, वो एडिशंस प्रिंट कर दिए गए और बुक्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई ना उस वक्त तक, काफी सारे अमीर लोग उन बुक्स को खरीदने के लिए कई हद तक है ना अमाउंट देने के लिए तैयार थे। मतलब एक 10 की मिल रही है ना, तो उसकी जगह 1000 ले लो, लेकिन हमें वो चीज दो। ऐसे ऐसे अमीर लोग पैदा हो चुके थे उस वक्त तक। यूरोप में प्रिंट होने लगी थी बुक्स, साथ ही साथ में यूरोप से एक्सपोर्ट भी होने लगी थी बुक दूसरी कंट्रीज में। जैसे इटली है, इटली में बुक इंट्रोड्यूस की गई, इटली में बुक लिखी गई, उसे पहुंचा दिया ब्रिटेन, उसे पहुंचा दिया फ्रांस, उसे पहुंचा दिया नीचे भारत। ऐसे है ना हर कई जगहों तक पहुंचा दिया जाता था। बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता था, मतलब बुक्स को है ना लिख कर है ना कई सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती ना, तो उनके लिए है ना ऐसे एक छोटी सी जगह होती थी, एक छोटा सा ऐसे मॉल टाइप होता था, उसमें सारी बुक्स को रख दिया जाता था। और फिर जो भी इंसान चाहे जिस बुक को वो पसंद करे, उस बुक को देख कर उस बुक को खरीद सकता है। ऐसा बुक मार्क लगाया जाता था। ठीक है, अब हम देखें जो ये प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, उसकी कमियां क्या थी। तो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमी थी कि है ना ये हैंड प्रिंटिंग थी, हाथ से लिखी जाने वाली थी। लिखने वाला एक, खरीदने वाले 100। ठीक है, डिमांड कवर नहीं है, क्योंकि डिमांड कवर कैसे होगी जब लिखने वाला ही एक है और खरीदने वाले 100। दूसरा इसका था कॉपी वर एक्सपेंसिव, जो कॉपीज की जाती थी ना वो बहुत ज्यादा टाइम लगते थे उसमें, और ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती थी। ऐसे धीरे धीरे बड़े प्यार से है ना आराम से लिखा जाता था। लेकिन अगर जैसे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक लिख दिया, नीचे थोड़ा सा कुछ गलत हो गया जिसकी वजह से पत्ती फट गई, तो पूरी मेहनत बर्बाद। तो इस तरह से लोगों की मेहनत भी बहुत ज्यादा होती थी इसमें। इसलिए है ना इन कॉपीज की जो रेट थी बहुत ज्यादा हाई थी। एक अगर बुक कोई लिख कर बेच दे, तो आराम से एक गरीब भी है ना अपनी जिंदगी काट सकता है, करीब आधी जिंदगी तो काट ही सकता है आराम से, ऐशो आराम में। इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी बुक्स। बुक्स नॉट इवन सर्कुलेट। मान के चले मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है, मैंने पढ़ ली, मैंने अपने दोस्त को दे दी, उसने है ना पढ़ ली, उसने किसी और को दे दी। ऐसे बुक सर्कुलेट होती गई। एक बुक 3 लोगों ने पढ़ ली। लेकिन उस वक्त में है ना बुक्स को अपने पास ही प्रिजर्व रखा जाता था।
जिसने खरीदा बुक वो अपने पास पढ़कर रख देता था, बार बार उस बुक को पढ़ता था अच्छे से, लेकिन किसी और दूसरे इंसान को नहीं देता था। ये सब हो रहे थे जो कि लिमिटेशंस में काउंट अप करते हैं हम, कि जब हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो उसमें लिमिटेशंस क्या थी। अब हम आते हैं राइज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप में जब इन्वेंट किया गया तो वो क्या था, कैसे था। जोनास गुटेनबर्ग नाम से एक इंसान था, जो कि एक ट्रेडर का बेटा था, मर्चेंट का बेटा था, व्यापारी का बेटा। ये है ना विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। गुटेनबर्ग ने है ना सोचा कि क्यों ना मैं प्रिंटिंग प्रेस बनाऊं, मतलब सोचा तो कुछ ऐसा था कि क्यों ना ये हैंड प्रिंटिंग, मतलब कि जो हाथ से है ना धीरे धीरे ऐसे लिखते हैं लोग, और फिर लिख करके है ना जो लिखा है उस पे पत्तियों पे है ना ऐसे बिखेर दिया, कुछ भी इंक बिखेर दी, और फिर वो काम हो गया तो उसको बेच दिया। इस तरह से एक बार पत्ती पे लिखा तो एक इंसान तक ही पहुंचेगी वो चीज। टाइम कंज्यूमिंग है, और वो मटेरियल एक बार लिखने के बाद दूसरी बार यूज भी नहीं आना, क्योंकि वो तो किसी और के पास पहुंच ही गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए, इन्होंने सोचा ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं कुछ ऐसे मोल्ड्स बना दूं। ये गोल्ड स्मिथ बन चुके थे, मतलब कि सुनहार बन चुके थे, तो इन्होंने सोचा मैं कुछ ऐसे मोल्ड्स बना दूं, ऐसे चिन्ह बना दूं एक पत्थर पर, जो कि है ना एक बार मैंने इंक में डाला, और इंक में डाल करके उस पत्थर को कागज पे रख दिया, और फिर ऊपर से तेज से किसी चीज से मारा, और मार कर जो भी उस पत्थर पे प्रिंट था ना, वो प्रिंट मतलब लिखा हुआ था, वो सब है ना उस पेपर पे छप जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक पे मतलब चीज से, एक पत्थर से, उस एक पत्थर से कई सालों तक, मतलब कई वक्त तक प्रिंटिंग पेपर्स क्रिएट होते जाएंगे। एक पेज उसी चीज को बार बार हम यूज कर सकते हैं, उस पत्थर को प्रिंट करने के लिए, सेम थॉट्स को, सेम पोएम को, सेम स्टोरी को। ये चीज निकाली थी गुटेनबर्ग ने। एग्जाम्पल ये कहते हैं जैसे कि इंडो ग्रीक्स थे ना जो व्यापार करते थे, ये अपने साथ एक गोल सा है ना कुछ लाते थे, सोने का होता था या चांदी का, ये हमको पता नहीं। अभी जो इंडिया में व्यापार करते थे ना ये लोग, इंडो ग्रीक्स, ये आते थे ना जब भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, तो ये अपने पास है ना दो पत्थर लाते थे। पत्थरों के कुछ इस प्रकार की साइज थी, एक पत्थर ये इतना ही और दूसरा भी इतना ही। बस उनका ये मेन था कि उनके है ना कॉर्नर पर, एक एक साइड में कॉर्नर पर है ना प्रिंट हो रखे थे, प्रिंट होते थे। तो जब भी है ना ये लोग अपना एक सिक्का देंगे, अपना सिक्का देंगे भारत में, तो बस उनका ये काम था कि जो सिक्का है ना वो उस पत्थर पे रखो, दूसरे जो पत्थर है उसको सिक्के के ऊपर रखो, और फिर उन दोनों पत्थरों के बीच में तो सिक्का आ गया, तो उन पत्थरों में ऊपर से एक खींच के दो, बहुत तेज दो, जिसकी वजह से है ना जो सिक्का है ना उस पे दोनों साइड में छप जाएगा। इस तरह से ना सिक्का बनाया जाता था, और सेम सेम तरीका है ना गुटेनबर्ग ने अपने इंक मेथड में, मतलब कि है ना प्रिंटिंग प्रेस में यूज किया था। और ये ऐसा ही करते थे, जो उन्होंने ऐसे लिख दिया था ना ये पत्थरों पे, उसको है ना डिप करते थे इंक में, और उसको फिर है ना पेज पर ऐसे रख देते थे, और फिर ऊपर से तेज मारते थे, और इस तरह से है ना प्रिंटिंग प्रेस बनने लग, इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस को बनाया जाने लगा। अब हम देखें कि ना इस वक्त तक अ, इस वक्त तक है ना उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा इन्वेंट करूं कि है ना ये मतलब ये सारी चीजें है ना इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा बन जाए। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे, एक पत्थर पे से पॉइंट्स लिख दिए, मोल्ड्स बना दिए। ठीक है, 1448 में इन्होंने गुटेनबर्ग ने है ना मोल्ड्स बना दिए। मोल्ड्स मतलब कि चिन्ह बना दिए, जैसे सोने से ऐसे बना दिया, कुछ भी लिख दिया सोने से, ए लिख दिया, जैसे ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, और है ना वो एक पत्थर पे लिख दिए। अब जो पत्थर पे लिख दिया ना वो सेम इस पे रखा और मारा, और है ना वो बन के तैयार हो गया, कागज पे वो बन के तैयार हो गया। मतलब पत्थर पे लिख दिया, पत्थर के नीचे कागज रख दिया, और फिर पत्थर को उस कागज पे रख दिया इंक में डुबो कर, तो अब वो मारेंगे तो है ना वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से 1448 में उन्होंने है ना ये सोच एक कंप्लीट किया, वर्ड्स को लिखकर कंप्लीट किया, जितने भी वर्ड्स हैं ना उन सबको लिखकर कंप्लीट किया, एक तरह से बाइबल लिख दी उन्होंने। और द बाइबल नाम से है ना एक बुक छापी, जिसकी 180 कॉपीज को छापा था 3 साल के अंदर उन्होंने।
3 साल में 180 कॉपीज छापी थी द बाइबल की। इस तरह की प्रिंट है ना जो थी, वो हैंड प्रिंटिंग को वैनिश तो नहीं कर पाई, मतलब जो हाथ से ऐसे खरोच खरोच के लिखा जाता था उसको मिटा तो नहीं पाई, लेकिन इस प्रिंट को हम कहते हैं कि ये एक प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है प्रिंट के दौर का, क्योंकि किसी ने कुछ नया ट्राई किया था और वह नया कई हद तक सक्सेस भी हुआ था। आप लोग देखेंगे कि कहाँ पे एक पत्ती पे लिखो, 2-3 दिन जाएंगे, 2-3 दिन जाएंगे एक पत्ती पर लिखो, तो उस पर है ना, 1 मिनट, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंकल जी, 15-20 मिनट में आया क्लास के बाद थोड़ा। नहीं, मैं घर पे ही हूँ अभी, बस 15-20 मिनट में आया जी। तो ऐसे में है ना, सॉरी, तो ऐसे में है ना क्या हुआ, ये जो लोग थे, मतलब गुटेनबर्ग थे, उन्होंने जो इन्वेंट किया ना, ये लोगों को पसंद आने लगा और काम भी है ना एक पत्थर से कई सारी कॉपीज को बनने लगी कई सारी कॉपीज, जिस वजह से ना इस प्रिंट को पसंद करने लगे लोग। ठीक है, ये जो है ये बाइबल है एक, ठीक है, इस बाइबल को देख लो, ऐसे है ना प्रिंटिंग प्रेस को छापते थे गुटेनबर्ग। अगला हम देखते हैं, वेयर वॉट डिड बाई गुटेनबर्ग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से है ना लिखा था ये सब। उन्होंने इसमें एक इमेज लगाई थी, मैंने इमेज लगाई थी यार, इमेज गायब हो गई, हट यार, सॉरी सॉरी, इमेज गायब हो गई, मिल नहीं रही है वो इमेज। तो उन्होंने है ना गुटेनबर्ग ने इस वक्त में है ना, जैसे आयरन प्लेट होती थी, ठीक है, उस पे है ना लिख दिया, उस पे कुछ भी लिख दिया, मोल्ड्स बना दिया आयरन प्लेट पे। अब आयरन प्लेट पे मोल्ड्स बनाने के बाद उन्होंने है ना उस मोल्ड को डिप किया इंक में, और इंक में डिप करने के बाद उसे है ना पेपर पे शिफ्ट कर दिया, पेपर पे रख दिया और ऊपर से फोर्स लगाया। तो इस तरह से जो आयरन प्लेट पे छपा होता था ना, वो मोल्ड्स है ना पेपर पे दिखाई जाते थे। ये एक मैकेनिकल मेथड बन गया था। 1 मिनट में है ना ट्राई करता हूँ, मिल जाए तो। इस मैकेनिकल मेथड को है ना, इसके इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़े कि प्रिंट रेवॉल्यूशन के नाम से लोग इस चीज को जानने लगे कि ये प्रिंट रेवॉल्यूशन है। ठीक है ना, 1 मिनट, गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस मेथड। 1 मिनट, गुटेनबर्ग के साथ ही दिखाएंगे, मिल जाए तो। चलो कोई ना, इससे समझ लो आप लोग। अरे रुकिए रुकिए यार, कई बार होता है ये, कुछ इमेजेस आती नहीं है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आयरन प्लेट पे गुटेनबर्ग ने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आयरन प्लेट पे लिखने के बाद गुटेनबर्ग ने आयरन प्लेट पे लिख दिया गुटेनबर्ग ने, फिर उसके बाद है ना जो भी आयरन प्लेट पे लिखा था ना, उसको प्रिंट किया, उस पे मतलब उसको है ना इंक में डुबो दिया, और इंक में डुबो कर उस चीज को है ना, उस चीज के नीचे गुटेनबर्ग ने पेपर रख दिया, और पेपर रख के उसको फिर दबा दिया पेपर पे। अब इस तरह से है ना, इसी तरह से जो प्लेट पे लिखा गया था ना वो पेपर पे छप गया। ठीक है, ऐसा होता था, गुटेनबर्ग ने ऐसा कुछ किया था। अब इस वक्त में ना इम्पैक्ट क्या पड़े थे इस प्रिंट रिवॉल्यूशन के, क्या क्या वजह, मतलब क्या क्या चीजें होने लगी थी प्रिंट रिवॉल्यूशन में। इस वक्त में है ना अ न्यू रीडिंग पब्लिक आने लग गई, मतलब कि है ना कुछ ऐसे लोग आने लग गए जो कि है ना
पढ़ाई से कोसों दूर थे, उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन इंटरेस्ट आने की वजह से वो भी पढ़ाई में आने लग गए हैंड प्रिंटिंग के द्वारा। ड्यू टू हैंड प्रिंटिंग इट वॉज कॉस्टली एंड डिमांडेबल, सो ओनली रिच पर्सन वर अफोर्ड दैट बुक्स। बट आफ्टर द मैकेनिकल मेथड, जब ये मैकेनिकल मेथड जो गुटेनबर्ग ने अपनाया, ये यूज किया गया था, तब है ना ये डिमांड बढ़ने लग गई, क्योंकि बुक चीप हो गई, बुक ज्यादा इजीली से मतलब मिलने लग गई। ऐसे में मैकेनिकल मेथड की वजह से जो ओरल कल्चर था, मतलब कि जो जुबान से बोलने वाले प्रिंट मतलब बातें थी, उसको एक बार लिखा प्लेट पर और लिख कर फिर उसको छापते रहो, बार बार छापते रहो, वो बार बार है ना छप जाएगी। इस तरह से एक दिन में है ना कई 50-100 कॉपीज बनने के लिए तैयार हो जाती थी बनकर। तो इस तरह से है ना जो प्रिंटिंग कल्चर था ना, उसकी वजह से नए लोग जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे महंगे होने की वजह से, बुक के महंगे होने की वजह से, वो भी है ना बुक्स को खरीदने लग गए और पढ़ने लगे। फिर सेकंड, रिलीजियस डिबेट्स होने लगी, फियर ऑफ प्रिंट पैदा होने लगा। रिलीजियस डिबेट कैसे कि है ना जो कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि रूसो या मॉन्टेस्क्यू, या फिर हम अपने भारत में देखें तो भारत के अंदर कई सारे जैसे गांधी जी, ये सब है ना अगेंस्ट से कुछ ऐसे चीज के जो कि अपोजिट होता था, मतलब जो कि ऐसा होता था। मॉन्टेस्क्यू और उन्होंने क्या कहा था, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इनकी सोच क्या थी, ये सोचते थे कि जो ये क्लर्जी वाले लोग हैं, मतलब कि फादरी जो लोग हैं ना, ये अपने डर की वजह से ये कहते हैं कि है ना तुम ऐसा करोगे तो है ना तुम्हें ऐसे नरक में जगह मिलेगी, तुमको हेल भेज दिया जाएगा और तुमको वहां पे लूसीफर तंग करेगा, ऐसे ऐसे डर की वजह से है ना ऐसे भ्रांति फैला देते थे। इस भ्रांति को दूर करने के लिए जब ये आने लगा ना प्रिंटिंग प्रेस, तब रिलीजियस डिबेट्स होने लगी और उसमें है ना कई सारी बुक्स छपने लगी। कई सारे लोग बुक्स को छाप कर है ना फैला देते थे चारों तरफ, और क्या होता था इससे, लोग पढ़ेंगे तो उस तरह से सोचेंगे, और उस तरह से सोच कर फिर लोग है ना उसी चीज को समझेंगे, और फिर अपोजिट किसके बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे ये सब लोग उन फादरीज के, उन क्लर्जी लोगों के, जो कि है ना इस तरह की रिलीजियस बातों को फैलाते कि है ना तुम हमारी बात मानो, नहीं ऊपर वाला तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। ऐसी ऐसी बातों पर कुछ समझदार लोग डिबेट करते थे, और है ना वो चीजें छपी जाती थी प्रिंट में, और वो सारी चीजें स्प्रेड कर दी जाती थी, चारों तरफ फैला दिया जाता। ठीक है, ये रिलीजियस डिबेट्स हो गई। अब फियर ऑफ प्रिंट को देखें। फियर ऑफ प्रिंट में इस वक्त में ना इन्फ्लुएंस होता था, पेनिट्रेट होता था माइंड्स पर, कि जैसे कई लोग थे, जैसे गांधी जी ने है ना हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी। गांधी जी ने हिंद स्वराज मतलब भारत में आने से पहले 1909 में बुक लिखी थी, और वो भारत पहुंच गई, और उस बुक को कई लोगों ने पढ़ा और उनकी सोच को मानने लगे। तो ऐसे क्या होता था, बुक्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, तो जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी ना एक इंसान की, वो दूसरे इंसान तक पहुंची, और उस इंसान ने जब वो बुक पढ़ी तो उसी तरह से वो भी सोचेगा कि क्या, हाँ ऐसा हो सकता है। हम लोग मदद करते हैं इसलिए ये लोग हम पे है ना राज करते हैं, हम मदद ना करें तो ये लोग हम पे राज नहीं कर पाए। ऐसी सोच जब फैलने लगी तो कई सारे लोग डरने लगे। ठीक है, ये तरह की बात है ना पेनिट्रेट करती थी, मतलब खरोचती थी इंसान के दिमाग को कि है ना क्या ऐसा हो सकता था। गांधी जी ने जैसे लिखा है, क्या ऐसा सच में हो सकता है, अच्छा ये तो सही है यार, गांधी जी सही लिखते हैं। रूसो ने लिखा, क्या प्रिविलेज सच में होने चाहिए, अच्छा मतलब जो ये राजा महाराजा हैं, क्या ये चाहे अनपढ़ गवार हो फिर भी हम पे राज करने वाले होने चाहिए, ये तो गलत है। ये बात किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है। हाँ ये बात गलत है, हम है ना दूसरे लोगों से कहेंगे इन बात को। ऐसे बातें फैलती थी, पेनिट्रेट करती थी एक दिमाग पर, और वो एक दिमाग 10 दिमाग को भटका देता था, मतलब बोल देता था, जिस वजह से लोग डरने लग गए इन बुक्स की वजह से कि है ना ऐसे रिवॉल्यूशन होने लग जाएंगी जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। ठीक है, गांधी जी की आइडियोलॉजी भी इस तरह से प्रिंट की गई थी बुक में, हिंद स्वराज में और कई सारी ऐसी बुक्स में, जिसकी वजह से है ना ईस्ट इंडिया कंपनी डरती थी गांधी जी से, और उन्होंने है ना कई सारे ऐसे एक्ट भी लगा दिए कि अब इंडियंस बुक्स पब्लिश नहीं कर सकते। फिर देखते हैं हम इन 1517 में मार्टिन लूथर एक नाम का इंसान है जिसने एक रिलीजियस रिफॉर्मर लिखी। मार्टिन लूथर ने एक किताब लिखी जो कि थी रिलीजियस रिफॉर्मर के नाम पे, मतलब एक मोटा सा एक इंसान है जिसने है ना कहा था
कैथोलिक चर्च को जो स्पिरिचुअल्स होते थे, उनके प्रैक्टिसेस होते थे, रिचुअल्स होते थे कि है ना हम ऐसे करेंगे, और जैसे कि झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं ना आज के वक्त में कि है ना एक इंसान में भूत घुस गया, हाय तेरे में भूत भाग जाए, ऐसे झाड़ू देते पर मतलब ऐसे करते हैं। तो ऐसे लोग जो थे ना उस वक्त में भी थे कुछ, जो एक्सोर्सिज्म के नाम पे है ना धोखा करते थे। कुछ कुछ ऐसे थे जो कि कुछ ना कुछ है ना फालतू बातों से लोगों को डरा देते। मतलब एक गरीब किसान जिसके पास 2 गायें हैं मात्र, उससे कहते हैं कि तुमको 10 गाय ब्राह्मणों को दान कर, मतलब सॉरी, तुमको 10 गाय चर्च वालों को दान करनी पड़ेंगी। अब भाई उसके पास बेचारे के पास 2 गायें हैं जिनकी वजह से वो खाना पीना खाता है अपनी पूरी जिंदगी में, अपने बच्चों को पालता है, अपने घर को चलाता है। उससे आप कह रहे हो 10 गाय दान करो, जिससे कि है ना हम लोग है ना तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे है ना जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। ये लोग कौन कहते थे? रिलीजियस जो लोग थे, कैथोलिक चर्च वाले स्पेशली। इस पे है ना अपोजिट में बोले मार्टिन लूथर 1517 में, उन्होंने 95 थीसिस दी, मतलब कि बातें कही, कुछ बड़ी बड़ी बातें थी। ऐसे ऐसा नहीं था कि ऐसे कह दिया आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई ये थीसिस नहीं है। थीसिस का मतलब उन्होंने पूरा का पूरा एक पैरा लिख दिया कि ये बात कही गई तो इस बात को कैसे ना माना जाए, वो एक थीसिस हो गई। ठीक है, ऐसे 95 थीसिस लिखी गई थी अपोजिट टू कैथोलिक चर्च, जो कि प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के अपोजिट में कहा जाता था। इन चीजों को क्रिटिसाइज किया जाता था, किनको? प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को। बिकॉज ऑफ मार्टिन लूथर राइट 95 थीसिस इन देयर बुक। इन चीजों को है ना बैन भी करने लगी सरकार। उसके बैन करने की वजह ये थी कि इस वक्त में है ना कुछ लोगों के दिमाग में कुछ अजीबोगरीब आइडियाज आते हैं, वो है ना फिर पेंटिंग्स बनाते हैं। प्रिंट एंड डिसेंट, ये प्रिंट एंड डिसेंट में कुछ ऐसा था कि जो लोग थे ना वो उनके दिमाग में जो कुछ भी आता था ना वो स्प्रेड कर देते थे, छाप देते थे, एज ए इमेज छापते थे या फिर ऐसा कुछ और चीजों से छापते थे। जैसे कि इफ वी राइट एनी मटेरियल विद राइट और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मतलब कि एक इंसान है, उसका कहन क्या है, आपके हिसाब से क्या है, मतलब फ्रीडम क्या है, आजादी क्या है? जो एक मजदूर है उसके हिसाब से वही आजादी होगी कि है ना हम लोगों को मजदूरी से आराम मिले, हम लोगों के पास इतना मजदूर मतलब इतने है ना टाइम मिले कि हम इतनी मजदूरी करें और उसका हमें कुछ अच्छा मिले। ठीक है, एक मजदूर के लिए ये होगी उसकी फ्रीडम। उसी जगह पर एक व्यापारी के लिए क्या होगा, एक ट्रेडर के लिए क्या होगा? ट्रेडर के लिए ये होगा कि हम कहीं भी जाकर अपना सामान बिना टैक्स के, बिना कर के बेच सकें। ट्रेडर के लिए ये हो गई पॉलिटिक फ्रीडम। और हम देखें तो एक है ना पॉलिटिशियन के लिए क्या होगा, एक नेता के लिए क्या होगा वो फ्रीडम, कि हम कहीं पर भी कुछ भी बोल सके, कुछ भी कह सकें, ये होगा उनके लिए वो फ्रीडम। तो इस तरह की बात है ना जब होने लगी, अलग अलग तरह की फ्रीडम्स थी, है ना, तो इसी तरह से अलग अलग तरह की सोच थी लोगों की। तो एक इंसान एक तरह की बात लिखे, उसी बात को दूसरा इंसान कुछ अलग मेथड से लिखे, तो ऐसे में है ना रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस आने लगी, लोग कंफ्यूज होने लगे कि किसकी बात को माना जाए, किसकी को नहीं माना जाए। ऐसे में एक इंटरप्रिटेशन थी बाइबल में, मतलब है ना मोनोसियो एक इंसान था जिसने कि है ना बाइबल्स के जो मैसेज थे, बाइबल में जो बातें कही गई थी उनको है ना बताया, डिस्क्राइब किया प्रिंट करके, क्रिएशन ऑफ गॉड के बारे में बताया कि गॉड कैसे हैं, गॉड कैसे आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें कही थी। इस वक्त में एक बहुत ही प्रचलित बुक है जिसमें है ना एक फोटो छपी थी, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब है ना बंद कर दिया, ऐसे उसको है ना मार्केट में पहुंचना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को समझने में आने लगा यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा। 1558 में ही आप देख रहे हैं ना स्केलेटन का डांस, ये चीज दिखाई गई, ये चीज दिखाई गई, और लोग है ना इसकी वजह से डरने लगे कि क्या ऐसे भूत आज भी होते हैं सच में? भाई बच्चे डरने लग गए, औरतें डरने लगी, घर वाले लोग डरने लग गए। तो ऐसी बुक्स को बंद करा दिया गया। लोगों को समझने आने लगा कि है ना कुछ भी छाप देना एक तरह से दिमाग से के साथ खेलना है, तो ऐसी चीज बंद होनी चाहिए। लोगों ने मानी, और ऐसे में है ना फिर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो बुक्स को प्रोहिबिटेड कर दिया गया, जैसे कि फ्रेंच एवोल्यूशन का। फ्रेंच एवोल्यूशन में क्या होता है, सम इंसिडेंट्स ऑफ फ्रेंच एवोल्यूशन, मतलब इस वक्त में है ना जो लुइस 16 था उसके बारे में बात की जाती थी कि उसकी ताकतों को घटाया जाना चाहिए। उसके ऊपर कार्टून्स बनाए जाते थे, फनी कार्टून्स। ये आप देख रहे हैं ये लुइस 16 का कार्टून है जिसमें लुइस 16 का है ना ये चित्र, इधर चित्र बना दिया और उसकी पूंछ में
उसकी पूंछ में एक हांडी है और उसके पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं कि है ना मारेंगे तुझको, तू रुक, ऐसे तरह से। ये देख रहे हैं लुई 16 है, ये आगे आगे चल रहा है अपनी पत्नी के साथ, सरीना अलेक्जेंड्रा के साथ, और इधर की साइड सॉरी लुई 16 है ना ये, हाँ, ये अपनी पत्नी के साथ आगे चल रहा है मैरी एंटोनियटे के साथ, और इधर की साइड है ना ये जो भीड़ है, ये भीड़ फ्रांस की भीड़ है, ये फ्रांस की भीड़ उसे पीछे से डंडा डंडा मार रही है, पीछे से डंडा मार रही है कि भाग यहाँ से ऐसे कर रही है। ऐसे पेंटिंग्स बनने लगी जिसकी वजह से है ना एक मेन रोल निभाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्हीं पेंटिंग्स ने, इन्हीं तरह की बातों ने, प्रिंट कल्चर ने। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की देखें तो नाउ इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या होने लगा, चिल्ड्रंस और फीमेल्स उनके बीच में भी है ना बातें स्प्रेड होने लगी, उनके लिए भी किताबें बनने लगी, ये भी लोग है ना किताबों को पढ़ने लगे। ये जैसे कि एक पेज है चिल्ड्रंस के लिए, ये स्टोरी चिल्ड्रन के लिए, तो ऐसी स्टोरीज छपने लगी, बच्चे पढ़ने लगे। इस वक्त तक बहुत सारी प्रिंट होने लगी थी पोएम्स और स्टोरीज बुक्स में, चिल्ड्रन के लिए, फीमेल्स के लिए। फीमेल पार्टिसिपेट करने लगी लिखने में, पोएम्स को प्रिंट करने में, और साथ ही साथ में पढ़ने में। जो वर्किंग क्लास थी ना, अब इस वक्त तक बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी, तो वर्किंग क्लास थी जो कि है ना सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी, और शाम उनको मिलता था एज अ आराम के लिए, आराम करने के लिए। तो ऐसी क्लास भी है ना, फिर जब बुक्स चीप हो गई, सस्ती हो गई, तो ये क्लास भी बुक्स को खरीदने लगी और पढ़ने लगी। लाइब्रेरियंस जो होते थे ना 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, वो अपनी लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स को रखते थे, हब बना के रखते थे कि जो भी चाहे वो इस बुक को इतनी रेट में अपने घर ले जाकर पढ़ सकता है इतने दिनों तक। ठीक है, दैट टाइप ऑफ थिंग, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड द, ऐसे इस वक्त की एक्टिविटी को है ना व्हाइट कॉलर वर्कर्स के नाम पे ऐसे कुछ लोग थे जो कि है ना यूज करते थे सबसे ज्यादा, जैसे कि आज के वक्त में ऑफिस वर्कर्स थे ना, ऑफिस वर्कर, उसी तरह से ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे। ये कुछ भी बात है जैसे इनको सर्च करना होता था तो ये लाइब्रेरी में जाते, बुक को उठाते, रेंट पर लेते और अपने घर पे जाकर उनको पढ़ते। आर्टिसंस थे, लोअर मिडिल क्लास पीपल्स थे जो इन चीजों का यूज करते थे। 19th सेंचुरी में कुछ बुक्स ऐसी लिखी गई थी जो कि वुमेन्स के द्वारा, मतलब वुमेन्स के लिए लिखी गई और वुमेन्स के द्वारा भी लिखी गई। जैसे कि कुछ बुक्स में हम देखेंगे, अभी कुछ बुक्स में हम देखते हैं ये बुक्स फॉर वुमेन्स इन 19th सेंचुरी, ऐसी बुक जो कि लड़कियों के, मतलब औरतों के द्वारा लिखी गई और औरतों के लिए लिखी गई। ये है पहली 20th सेंचुरी वुमेन पोइट्री, 20वीं शताब्दी की वुमेन पोइट्री। इस वक्त तक है ना जो वुमेन्स थी उनको राइट्स नहीं मिले थे, आजादी नहीं मिली थी कि है ना वो अपने मन से कुछ भी कर सके। तो ऐसे में वुमेन्स ने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए पोइट्रीज लिखी, इमोशनल पोइट्रीज लिखी, अट्रैक्टिव पोइट्रीज लिखी। सेकंड बुक आप देख रहे हैं मदर डॉटर और रिवेल्स की, सफरगेट है, मतलब कि सफरगेट क्या कह रहा है, एक तरह से सफर कर रही है, फीमेल सफर कर रही है अपने इमोशंस लेके। और ये सारी चीज है ना दिखाती थी कि वुमेन्स 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बुक्स लिखती भी थी और पढ़ती भी थी। हाँ अब देखिए ये है ना सम न्यू इनोवेशंस क्रिएटेड, इस वक्त में फिर नए इनोवेशंस और आने लगे। वो इनोवेशंस थे जो कि क्रिएट किए गए थे रिचर्ड एम ने, रिचर्ड एम ने ये इनोवेशंस किए थे। और इसमें है ना न्यूयो कह रहे हैं रिचर्ड एम, इन्होंने है ना एक सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी। ये एक सिलेंड्रिकल प्रेस है। इसमें क्या किया था कि ये प्रेस है ना इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगी। और इसकी है ना पावर जो होगी इस प्रेस की, वो करीब 8000 प्रिंट को एक साथ में छाप देगी। 8000 कॉपीज को ऐसे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा 8000 कॉपीज को, पेजेस को, और उन पेजेस को है ना ऐसे चला दिया जाएगा पावर की वजह से, जिसकी वजह से ना वो पेजेस इस मशीन के बीच में से, सॉरी, इस मशीन के बीच में से निकलेंगे ना, इस मशीन के बीच में से, तो वो छपने लग जाएंगे, उनमें प्रिंट होने लग जाएगा। ठीक है, 8000 पेजेस एक बार में प्रिंट होने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा काम होने लगा। नाउ द प्रिंट विथ कम विथ कलर, और इस वक्त में ही, इन्हीं के वक्त में प्रिंट है ना वो कलर्स के साथ आने लगी। 6 कलर्स मेन होते थे इसमें, जो कि आप साइंस में पढ़ते हैं कुछ, लाल, नीला, हरा, ऐसे कुछ कलर्स, पीला, ये है ना मेन होते थे इस वक्त में जो कि छापे जाते थे रिचर्ड एम के, रिचर्ड एम की प्रेस में। ठीक है,
ये भी एक न्यू रिवॉल्यूशन थी। अब देखिए, न्यू फेस ऑफ प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन आया था इस वक्त में, एक नया फेस आ चुका था इस वक्त में। जब रिचर्ड एम के बुक मतलब वो प्रिंटिंग प्रेस आ गई ना, तो एक नया रिवॉल्यूशन भी आ गया। नाउ लॉट ऑफ बुक्स मेड, सो स्ट्रेटेजी मेड टू सेल देम। मतलब अब जब है ना बहुत सारी बुक्स बन रही हैं, तो मेन क्या आता है, पहले बुक्स कम थी लेकिन खरीदने वाले ज्यादा थे, इसलिए उन बुक्स की रेट बहुत ज्यादा थी। पर अब बुक्स बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले कम है, तो इन रेट को तो सस्ता कर ही दिया, लेकिन इनको बेचे कैसे? लोग तो खरीदना ही नहीं चाह रहे, इतनी सारी बुक्स आ गई ना मार्केट में, तो इनको बेचे कैसे? इस वक्त में है ना वेरियस पीरियोडिकल प्रिंटेड को छापा गया। मतलब कि जैसे एक है ना बुक लिखी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं मुंशी प्रेमचंद का आपके सामने। मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवल थी गोदान, गोदान को लिखा गया, ठीक है। गोदान को मुंशी प्रेमचंद ने तो एक बार में लिख दिया, लेकिन उन्होंने जिनको बेच दिया, उन्होंने जिनको दिया, उन्होंने उस मुंशी प्रेमचंद की कहानी को, नोवेल को, गोदान को ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान के चलना 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को एक बार दे दिया, निकाल दिया मार्केट में, लोग उसे पढ़ने लगे, एक दिन या 2 दिन में उन्होंने वो पार्ट पढ़ दिया। अब अगला पार्ट अगले संडे आएगा, 5 दिन लोगों में सस्पेंस रहा कि है ना यार अब मुंशी प्रेमचंद का अगला पार्ट आएगा, अब क्या बात है आने वाला है। हाँ, अब फ्राइडे आ गया, अब सैटरडे, अब कल आएगा वो मुंशी प्रेमचंद का पार्ट, शाम को आएगा 5 बजे तक, ठीक है, आ गया भाई वो पार्ट आ गया। मतलब उसकी रेट बढ़ गई, उस चीज के लिए है ना लोगों में उत्साह बढ़ गया कि मुंशी प्रेमचंद का पहला पार्ट मैंने पढ़ लिया, और दूसरा पार्ट भी पढ़ूंगा मैं। तो ऐसे रेट बढ़ गई किताब की, और हर वीक्स में है ना ऐसे किताबें छपने लगी। ये 1920 में है ना इंग्लैंड के इस तरह से किताबों को छापा, सीरीज वाइज और पीरियोडिक वाइज इस प्रिंट को किया। तो 20th सेंचुरी मतलब 1920 मतलब 20th सेंचुरी में ये एक इनोवेटिव मतलब ऐसा बन चुका था कि लोगों में है ना इन बुक्स की डिमांड वापस आने लगी। कुछ ऐसी बुक्स थी जो है ना लोग पढ़ना पसंद करने लगे। 20th सेंचुरी में है ना एक इनोवेशन फेज से आया डस्ट कवर का। जो आप ऊपर कवर्स देखते हो ना अपनी बुक्स के, जैसे कि ये देखिए, ये आप देखते हैं ये कवर, बुक्स पहले जो आती थी ना वो ऐसी आती थी, बिना कवर के, बिना कवर के ऐसी बुक्स। लेकिन अब जब ये 20th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ ना, तो ऐसे बुक्स में एक मेन कवर आने लग गया जो कि बुक को बचाए रखेगा, ठीक है, ऐसी कवर्स आने लगे। फिर हम अगले पे आते हैं। अगला हमें दिखाएगा कि है ना जो इंडियन प्रिंटिंग कल्चर है ना इस वक्त में कैसा था। इंडियन प्रिंटिंग कल्चर का कुछ ये हाल था कि पोर्टुगीज भारत में इंडियन प्रिंटिंग कल्चर को लाए थे और उन्होंने प्रिंट कल्चर को स्प्रेड किया था। उन्होंने सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग को है ना टेक्नोलॉजी को हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज ने गोवा में प्रिंट। उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने लिखी थी बाइबल्स, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि है ना भारत में अपनी जो क्रिश्चियन धर्म है ना उनको फैलाया जाए, उनको बढ़ाया जाए। तो ऐसे उन्होंने है ना बाइबल लिखी, और गोवा में गोवा की जो भाषा है कोंकणी उस लैंग्वेज में बाइबल्स लिखी, और है ना पूरे गोवा में ऐसे स्प्रेड करने के लिए कोशिश की। वो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, तो मतलब ज्यादा बुक्स तो लिख नहीं पाएंगे, ऐसे है ना वो बुक्स को लिखते थे और है ना घर घर तक ऐसे कभी कभी पहुंचाया करते थे, अपने क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि लोग है ना क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। 1617 में है ना उन्होंने 50 से 60 कॉपीज, 1617 में 50 से 60 कॉपीज बाइबल की लिख ली कोंकणी लैंग्वेज में, और कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंट बाइबल इन तमिल एंड तेलुगु, मतलब और है ना वो स्प्रेड कर दी। जो 50 से 60 कॉपीज थी ना वो लिखकर है ना लोगों में बांट दी। कैथोलिक्स थे ना इस वक्त में, कैथोलिक चर्च वाले लोग, उन्होंने है ना बाइबल्स को प्रिंट किया तमिल और तेलुगु भाषा में। और इसी वक्त में 1718 में 1718 में जेम्स ऑगस्टस हिकी, इन्होंने है ना एक प्रिंटिंग, सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंट किया एक न्यूज़पेपर जो कि कहा जाता था हिक्कीज बेंगल गैजेटे, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था। हिक्की बेंगल गैजेटे वीकली न्यूज़पेपर था ये एक। और इस न्यूज़पेपर में देखते हैं फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, मतलब ये है ना फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था एक तरह से, जो कि है ना बंगाल भाषा में था, सॉरी, लेकिन है ना इसको दिखाने वाला कौन था? हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने है ना इस हिक्कीज बेंगल गैजेटे को पहली बार वीकली न्यूज़पेपर को दिखाया कि
आज जैसे डाला तो अब है ना अगला न्यूज़पेपर आएगा अगले वीक, अगले हफ्ते के इसी दिन को, फिर आएगा अगले हफ्ते के उसी दिन को। तो ऐसे है ना एक हफ्ते में एक न्यूज़पेपर आता था, जो कि इन्वेंट किया था, जो कि है ना चालू किया था स्टार्टिंग में भारत के अंदर ऑगस्टस जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, ठीक है, 1718 में। लेकिन फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर जो था, जो किसी इंडियन ने इन्वेंट किया था, इंडियन ने बनाया था, वो थे गंगाधर भट्टाचार्य इन 1818 में। 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य ने सबसे पहला फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बनाया और लोकल लैंग्वेज में है ना न्यूज़पेपर को ऐसे प्रिंट करने लगे और फैलाने लगे। ये आप देखेंगे कुछ, ये है ना प्रिंट्स हैं। एक ये है बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार का प्रिंट, ये है ना वहीं की लैंग्वेज में है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में बॉम्बे समाचार। इधर की साइड हम देखें हिकीज बंगाल न्यूज़पेपर, ये आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि है ना इसकी वजह इतनी सी है सिर्फ कि ये इंग्लिश में लिखा गया, थोड़ी सी आपको समझने लायक है। ये इंग्लिश में नहीं लिखा गया और ये ओरिजिनल प्रिंट है जिसको छापा जाता था। हिकीज बंगाल गैजेट है जो कि हर हफ्ते आता था। ऐसे ही दी बॉम्बे समाचार, ये भी हर हफ्ते आता था। ऐसे ऐसे प्रिंट्स हर हफ्ते आने लगे। ये है ना पूरी की पूरी न्यूज़पेपर है एक तरह से, कि है ना पूरे सातों दिन कैसी कैसी न्यूज पूरे भारत में हुई, वो सब है ना इस चीजों में दिखाया जाता था। अगला देखते हैं हम द न्यूज़पेपर कंडीशन। न्यूज़पेपर थे ना उनकी क्या क्या कंडीशन थी। इट एनकरेज बाई वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ने न्यूज़पेपर को लॉर्ड, ये वॉरेन हेस्टिंग उस वक्त में वायसराय थे ना, तो वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल, तो इन्होंने है ना ये न्यूज़पेपर को एनकरेज किया कि छापो न्यूज़पेपर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वेरी पॉपुलर ऑन दैट टाइम, इस वक्त तक है ना न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। उन्होंने है ना इनिशिएट किए थे, कुछ न्यू डिबेट्स होने लगी थी न्यूज़पेपर की वजह से, सोसाइटीज बनने लगी थी, पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे लोगों के बीच में स्प्रेड होने लगे थे, बातें होने लगी थी कि एक पेपर, एक इंसान पेपर पढ़ लेगा और है ना पूरे समाज में ऐसे बैठेगा सोसाइटी में, तो है ना अपनी बातों से बताएगा कि आज ये घटित हुआ, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, क्या ये करना सही था या नहीं था, ऐसी सी बातें होने लगी। एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने प्रिंट किया था न्यूज़पेपर इन 1821 में जिसका नाम था संबद्ध गोमती। संबद्ध गोमती नाम से उन्होंने है ना इस तरह का न्यूज़पेपर छापा था 1821 में। और ये क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स मैटर था। देखो ऑर्थोडॉक्स होता है और एक हेट्रोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कि है ना अपने पुराने सभ्यता को, पुराने कल्चर के साथ अपने आप को आगे चलाना चाहे, जो चल रहा है अभी तक उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहे, ये होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग जिनको हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी। और एक होते हैं हेट्रोडॉक्स लोग हेट्रोडॉक्स। तो ऐसे लोग है ना चाहते हैं हेट्रोडॉक्स, जो कि चेंजेस हो, कुछ आगे बढ़ेंगे हम तो चेंजेस आने चाहिए, ये लोग चाहते हैं हेट्रोडॉक्स लोग, ठीक है ना। तो ऑर्थोडॉक्स मैटर्स पे बात करते थे कौन, राजा राम मोहन रॉय। जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि पर्दा प्रथा, कि इनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे एक कहानी है। देखो अगर आप कहोगे ना तो है ना राजा राम मोहन रॉय की मैं कहानी बताऊंगा कि है ना ऐसा क्या उनका डीपली ऐसा कुछ हिस्ट्री में रहा था कि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मैटर, जो कि एक सती प्रथा, इतनी बड़ी चलने वाली प्रथा थी, उसको बंद कराया। और लॉर्ड बैनिंग ने, जो इंग्लिश, जो एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने है ना इसकी मदद, मतलब इनकी मदद की, राजा राम मोहन रॉय की मदद की। इस वक्त तक है ना मुस्लिम्स थे ना, उन्होंने भी अपना एक तरह की, मुस्लिमों ने भी है ना अपनी एक न्यूज़पेपर छापना चालू कर दिया था जिसको कहा जाता था फतवा, फतवा कहा जाता था। और दियोबंद के एक एक्ट था दियोबंद, जिसके बेसिस पे है ना ये फतवा को छापते थे। फतवा क्या है, फतवा कि अब जो मुस्लिम है ना चेंज हो रहे थे ना, तो उन मुस्लिमों को दिखाया जा रहा था कि आप लोग ऐसे मत रहो, मुस्लिम जो रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, तो आप लोग ऐसे रहो। फतवा में ऐसी चीजें छापी जाती थी कि ये मुस्लिमों का कल्चर नहीं है, मुस्लिमों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, मुस्लिमों को दिन में 4 बार मस्जिद जाना चाहिए, 4 बार ऐसे कुछ भगवान ऊपर वाले को याद करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें होती थी किसमें, फतवा में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं तो रामचरितमानस बाई तुलसीदास जी, ये मैंने आपको जो दिखाया ना, ये फर्स्ट रामचरितमानस है जो कि पब्लिश की गई थी 1810 में, पहली बार लिखी गई थी ये रामचरितमानस, फर्स्ट टाइम 1810 में। फिर 1880 में एक न्यू प्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ के अंदर। मतलब ये प्रेस क्या है कि
भारत के अंदर एक प्रेस आ चुकी है जो कि है ना बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट करती है, ये वो प्रेस है, ठीक है, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ के अंदर, एंड श्री बकेटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे, और बॉम्बे के अंदर श्री बकेटेश्वर प्रेस आ गई थी इस वक्त में। दे प्रिंट रिलीजियस मैटर इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ये लोग है ना अपनी जो प्रिंट थी ना उनमें है ना ऐसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को यूज करते थे, मतलब कि जैसे कि भारत में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज है, बिहारी, राजस्थानी और पंजाबी, और तरह की देखा जाए तो हिंदी, और ऐसे लैंग्वेजेस में है ना न्यूज़पेपर्स को छापते थे, मतलब लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को छापते थे। जो एरिया जिस लैंग्वेज में न्यूज पढ़ता है ज्यादातर उस लैंग्वेज में उस न्यूज़पेपर को छापा जाता था, ठीक है। कौन कौन कहते थे ये, किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस और बकेटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे, ये दोनों प्रेस है ना यही काम करते थे कि जो वर्निकुलर लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें छापते थे न्यूज़पेपर को। न्यू कॉमन पीपल वर कनेक्टेड रीड्स द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर को देखो नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में पढ़ा जाएगा, मतलब नॉर्थ इंडिया में जम्मू से लेकर पढ़ा जाएगा, वो है ना गाना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो बस कश्मीर में भी वही न्यूज़पेपर को पढ़ा जाएगा हिंदी में, और कन्याकुमारी में वो न्यूज़पेपर पढ़ा गया जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी में भी, ठीक है। तो ऐसे तरह से वहां पे भी नॉर्थ इंडिया में भी पता चला कश्मीर में कि क्या क्या हुआ, और साउथ इंडिया में पता चला कि क्या क्या हुआ। इस तरह से है ना पीजेंट्स से है ना जो लोग थे वो मिलने लगे, उनका है ना माइंडसेट सेट होने लगा, वो लोग सोचने लगे कि हमारा वो भाई है। इस वक्त में है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई मुस्लिमों को, सॉरी ब्रिटिशर्स को। और ऐसे में है ना फिर हम एक इमेजेस के बारे में पढ़ते कि राजा रवि वर्मा जिन्होंने इमेज छापी थी, इन्होंने है ना इमेजेस लिखी थी, और वो इमेजेस कुछ मतलब सॉरी छापी थी, बनाई थी, प्रिंटिंग इमेजेस थी, आप है ना स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इमेजेस कुछ ऐसी अच्छी बनाई थी ना, पहली बार बनाई थी, और इतनी प्यारी बनाई थी कि है ना लोगों को है ना मन मोह हो जाए। मिडिल क्लास वुमेन्स राइट्स और रीड बट ओनली इन लिबरल्स, जो है ना इस वक्त में ही बात कर रहे हैं, राजा रवि वर्मा के वक्त में जब उन्होंने ये इमेजेस लिखी ना, उसी वक्त में है ना इमेजेस को देखना और प्रिंट कल्चर वगैरह को देखना सिर्फ जो अमीर घर की औरतें थी वो देख पा रही थी। कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि है ना लड़कियां पिक्चर्स को देखें, नॉवेल्स को पढ़ें, क्योंकि उनकी नॉवेल्स में क्या है, उनकी नॉवेल्स में है ना सोच है कि है ना कैसे दुनिया, मतलब कैसे अपने कल्चर को चेंज किया जाए, और ये नहीं चाहते थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन, मतलब ऑर्थोडॉक्स, मतलब रूढ़िवादी, जो कि नहीं चाहते कि है ना जो पुराना इतिहास चला है उस इतिहास को हम बदलें, उस तरह की बातों को हम बदलें, ये लोग नहीं चाहते थे। इसलिए है ना कंजर्वेटिव ने अपनी बहन बेटियों को रोक दिया कि तुम लोग सिर्फ रिलीजियस बुक को पढ़ो, मतलब बाइबल को पढ़ो, मतलब भगवत गीता को पढ़ो, मतलब कुरान को पढ़ो, कुरान को, और कुछ मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास थे, उन्होंने कहा तुम सब कुछ पढ़ो। नाउ लोअर क्लास की, अब लोअर क्लास की बारी आई। वेरियस बुक्स सेल चीपली, दैट्स व्हाई लोअर क्लास आल्सो रीड ऑल बुक्स, मतलब बुक्स है ना बहुत ज्यादा सस्ती हो गई थी कई बुक्स, इसलिए लोअर क्लास उन बुक्स को खरीदती थी और पढ़ती थी। इस वक्त में ब्रिटिशर्स ने देखा कनेक्शन बनने लगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्शन बनने लगा पीजेंट्स में, किसानों में। उनके समझने लगा, वो लोग समझने लगे कि जैसे कश्मीर में लोग परेशान हो रहे हैं ना, किसान परेशान हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी परेशान हो रहे हैं, मतलब कहाँ, कन्याकुमारी में भी। न्यूज ब्रिटिशर्स सेंसरशिप द न्यूज़पेपर, ब्रिटिशर ने सेंसरशिप लगा दी न्यूज़पेपर पे, यह कह दिया कि है ना आप लोग वो छापोगे जो हम चाहेंगे, न्यूज़पेपर से कह दिया आप लोग वो है छापोगे जो हम चाहेंगे, अगर आपने कुछ ऐसा छापा जो हमें नहीं पसंद आया, हम आपको एक बार वार्निंग देंगे, फिर आपने दूसरी बार वैसा ही कुछ छापा जो कि है ना हमारे अपोजिट में था, हमको पसंद नहीं आया, तो हम आपकी जो जमीन, मतलब जो कि बिल्डिंग है ना और उसमें रखी हुई जितनी भी मशीन्स हैं उन सबको अपने कब्जे में ले लेंगे, और वो चीज फिर कहलाई जाएगी ब्रिटिशर्स की। ऐसे में आफ्टर 1857 1857 रिवॉल्यूशन के बाद एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और इस एक्ट को है ना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था लोकल लैंग्वेजेस में है ना अखबारों को छापने में, ठीक है। इस एक्ट को कहा जाता था वर्नाक्यूलर एक्ट। इन दिस एक्ट गवर्नमेंट बैन द लोकल लैंग्वेजेस, गवर्नमेंट ने लोकल लैंग्वेजेस में छापने के लिए मना करवा दिया कि है ना अब कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं छापेगा अपने अखबारों को। सम वर प्रिंट बट आफ्टर रिटर्न लेटर्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप लोग चाहते हो छापना तो है ना आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहले है ना बात को पहुंचाना पड़ेगा
कि है ना हम अपने है ना लोकल लैंग्वेज में ये बुक छापना चाहते हैं, ये प्रेस में ऐसे बातें छापना चाहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने कह दिया कि ठीक है छाप लो, जैसे कि कलेक्टर, तो आप लोग छाप सकते हो, लेकिन बिना उनके पूछे आप लोग नहीं छाप सकते। ये जो एक्ट है ना, उस एक्ट को कहा गया था वर्नेकुलर एक्ट। लिख देता हूं मैं इस एक्ट को, मैंने लिखा था पर ये जाने क्या पता नहीं यार, कुछ आजकल दिक्कतें आ रही हैं। वर्नेकुलर एक्ट, ठीक है, ये एक्ट था। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ और क्लास 10th की हिस्ट्री हमने खत्म कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलो, अब एक लास्ट बात, तो आप सब के लिए है ना एक अच्छी बात ये है कि टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर आप सब ज्वाइन होंगे तो है ना ये सारी पीडीएफ आपको इजीली से मिल जाएगी। लेट्स फील आर्मी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से है ना मेरे को मोटिवेशन मिलता है यार। क्या करते हो आप लोग, मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है पढ़ाने में और पीपीटी बनाने में, पढ़ाने में, पढ़ने में। काफी सारी नई नई चीजें मैं भी सीखता हूँ इस वजह से कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपने इस नए साल को बड़े अच्छे से बिताएं।